हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की फर्स्ट पोइम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। यह पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं। सबसे पहले हम हमारी पोइम का जो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, इसको समझते हैं। स्नो तो आप जानते होंगे, स्नो मीन्स बर्फ होता है और डस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे से छोटे कण। धूल तो आप जानते होंगे, धूल हम सब ने देख रखी है, धूल बिल्कुल बारीक होती हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब समझ में आ गया है, धूल के जैसे बिल्कुल बारीक कण, और वो भी किसके? बर्फ के छोटे छोटे कण, बिल्कुल धूल के समान। टाइनेस्ट पार्टिकल मतलब छोटे से छोटे कण, किसके? बर्फ के। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ध्यान से। द वे अ क्रो, द वे मीन्स तरीका, अ क्रो मीन्स कौवा। शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन मतलब हिला करके नीचे गिरा देना। ऑन मी यहाँ पर किसके लिए है? मी यहाँ पर पोइट के लिए है, पोइट के ऊपर गिरा देता है। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स छोटे छोटे कण, ऑफ स्नो बर्फ के छोटे छोटे कण गिरा देता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम मतलब से, अ हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से। जब पोइट कहीं से आ रहे होते हैं और पेड़ के नीचे निकल रहे होते हैं, या फिर कभी पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, हमें इसमें क्लियर मेंशन नहीं है कि पोइट पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं या फिर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, परंतु ये जरूर स्पष्ट है कि एक कौवा पेड़ के ऊपर आके बैठता है या फिर पेड़ के ऊपर पहले से ही बैठा हुआ होता है। और कौन से पेड़ के ऊपर आके बैठता है? हेमलॉक ट्री के ऊपर। कौन से पेड़ के ऊपर? हेमलॉक ट्री के ऊपर। ये नीचे भी मेंशन किया गया है। हेमलॉक ट्री ए पॉइजनस प्लांट और ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, एक छोटा सा एक पौधा होता है जो पॉइजनस होता है, विषैला पेड़ होता है जिसके स्मॉल छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स, सफ़ेद फूल आते हैं। ऐसे हेमलॉक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वो अपने मूवमेंट की वजह से उस पेड़ की पत्तियों पर, शाखाओं पर जमी हुई बर्फ को नीचे गिरा देता है और उस पेड़ के नीचे से पोइट गुजरते हैं। जब पोइट के ऊपर बर्फ की बारीक बिल्कुल टाइनिश पार्टिकल गिरते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले सेकंड स्टांजे में देखते हैं। हेज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। अर्थात माई हर्ट मतलब मेरे हृदय को, अ चेंज एक परिवर्तन दे दिया है, ऑफ मूड मीन्स स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा परिवर्तित कर दी है। किसने? हेमलॉक के पेड़ से जो बर्फ गिरती हैं उस बर्फ की वजह से पोइट की मनोदशा चेंज हो जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे एक दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है। आई हैड र्यूड, आई यहाँ पर आई किसके लिए है? आई पोइट के लिए है। वो कह रहा है कि आई हैड र्यूड, मेरा जो दिन का कुछ हिस्सा खराब हो गया है। आई हैड र्यूड, जिसको मैं नष्ट कर चुका था, मतलब दिन का कुछ हिस्सा तो नष्ट हो चुका है परंतु बाकी का कुछ हिस्सा बच गया है। फर्स्ट स्टांजे में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनको अच्छे से समझते हैं। क्रो प्रकृति के अंधकारपूर्ण पक्ष को और दुखपूर्ण पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस पेड़ होता है जो प्रकृति की विषयुक्त दशा को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात ये सैडनेस, दुख को, ग्लूम उदासी को और मिसफॉर्चून दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों सिंबलाइज हैं, दोनों स्वरों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों बेड ओमिन भी माने जाते हैं। बेड ओमिन मतलब अपशकुन के रूप में भी इनको देखा जाता है। इस पोइम में स्नो अर्थात बर्फ, यह आशा की किरण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो पोइम में पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन में छोटी से छोटी चीज़ भी हैप्पीनेस मतलब खुशी ला सकती हैं और छोटे से छोटा कार्य भी हमारे जीवन को मोटिवेट कर सकता है, हमें मोटिवेट कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है। जिस प्रकार से बर्फ के छोटे छोटे कण पोइट के ऊपर गिरने से उसकी मनोदशा में परिवर्तन हो गया है। वह किसी न किसी कारण से दुखी था परंतु अब उसका दिन बच गया है, अब उसके मन की मनोदशा बदल गई है। अर्थात
कौवे के द्वारा वृक्ष के ऊपर से बर्फ नीचे गिरा देने के कारण कवि के मन की मनोदशा बदल गई है, अर्थात वह कार्य करने व समय का सदुपयोग करने का साहस जुटा लेता है। अब हम इस पोएम की राइम स्कीम देखते हैं। आप देख पा रहे हो फर्स्ट स्टांजे में द वे अ क्रो, और थर्ड लाइन में द डस्ट ऑफ स्नो। क्रो और स्नो का जो साउंड है बिल्कुल सेम है, इसलिए इनके जैसा साउंड नीचे वाली किसी भी लाइन में नहीं है। तो क्रो और स्नो को हम राइम स्कीम दे देते हैं ए, और स्नो के आगे भी लिख देते हैं ए। सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड दिया गया है मी, और पहले स्टांजे की फोर्थ लाइन में लास्ट वर्ड दिया गया है ट्री। मी और ट्री का जो साउंड है वो अंतिम साउंड बिल्कुल सेम है, तो हम मी के आगे भी लिख देते हैं बी और ट्री के आगे भी लिख देते हैं बी। तो पहले स्टांजे की राइम स्कीम होगी है ए बी। सेकंड स्टांजे देखते हैं। सेकंड स्टांजे का लास्ट वर्ड, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है हार्ट, और तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है पार्ट। हार्ट और पार्ट दोनों बिल्कुल इनका साउंड एक जैसा है, तो हार्ट के आगे लिख देते हैं सी और पार्ट के आगे भी लिख देते हैं सी। और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मूड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रूड, तो दोनों का साउंड एक जैसा है, तो मूड के आगे लिख देंगे हम डी और रूड के आगे भी लिख देंगे डी। तो सेकंड स्टैंजे की राइम स्कीम होगी है सी डी। अब हम पोएटिक डिवाइस देखते हैं इस पोएम की, अर्थात फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम देखते हैं एलिट्रेशन का प्रयोग कहाँ होता है? जब एक ही लाइन में निकटवर्ती शब्द का जो इनिशियल लेटर है, प्रारंभिक लेटर है, एक जैसा हो, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। जैसे सेकंड स्टांजे की फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड है हेज, ये एच से शुरू हो रहा है, और इसी लाइन में लास्ट में लिखा रहा है हार्ट, तो दोनों का फर्स्ट लेटर इनिशियल लेटर एच है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। दूसरे स्टांजे का की थर्ड लाइन देखेंगे, इसमें दो वर्ड दिए गए पास, सेव्ड और सम, दोनों लेटर एस से शुरू हो रहे हैं। इन दोनों का जो प्रारंभिक लेटर है वो एस हैं, तो इस लाइन में भी राइम इसके फिगर ऑफ स्पीच अर्थात पोएटिक डिवाइस होगा एलिट्रेशन। इस लाइन में भी आएगा एलिट्रेशन। इस पोएम में पोएट इस पोएम के माध्यम से हमें दिखाना चाहता है कि प्रकृति की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो भी हमें कभी कभार पॉजिटिविटी दे जाती हैं। मतलब नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर हीलिंग पावर होती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर कौवा और हेमलॉक ट्री ये नेगेटिव सिंबल है प्रकृति के। कैसे सिंबल है? नेगेटिव। ये इनको अपशकुन भी माना जाता है, परंतु इनकी वजह से ही कवि का जो दिन खराब हो रहा था वो बच जाता है और कवि का मूड सही हो जाता है। तो कभी कभार नेगेटिव चीज़ें भी हमें पॉजिटिविटी दे जाती हैं। Thanks a lot for watching my YouTube channel. Please like and subscribe my channel.